हेलो दोस्तों, जोश मेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने बीएड किया हुआ है और आप नौकरी की तलाश में हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं अशासकीय विद्यालय यानी एडेड स्कूल की जो पोस्ट आती है उसके बारे में। दोस्तों, हम ऐसे टॉपिक पर काफ़ी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होते हैं उन पर अक्सर वीडियो बनाते रहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर कर इन सारी वीडियो को आप जल्दी से पा सकते हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो को आप मिस न कर सकें। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी टॉपिक ऐसा है जिस पर वीडियो चाहिए तो आप हमको कमेंट बॉक्स में या हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर बोल सकते हैं, हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। अशासकीय विद्यालय दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा या तो अपने दोस्तों से या तो न्यूज़पेपर के जरिए अक्सर वहाँ पर वैकेंसीज आती है, या इसके अलावा आपने विभिन्न यूट्यूबों पर सुना होगा यूट्यूब चैनल पर कि अशासकीय विद्यालयों की पोस्ट निकली हुई है। तो आज जानते हैं कि ये अशासकीय विद्यालय क्या होते हैं, यहाँ पर फॉर्म फिल करने का क्या तरीका है, यहाँ पर सिलेक्शन होने का क्या प्रोसीजर है। इन सारी चीज़ों का जो डाउट है वो आज इस वीडियो में ख़त्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि अशासकीय विद्यालय होते क्या हैं। तो दोस्तों, ये जो अशासकीय विद्यालय है, एक नई स्लाइड में इसको समझते हैं। तो जो ये अशासकीय विद्यालय है, ये नाम से ही थोड़ा क्लियर हो रहा है कि ये सरकारी तो नहीं है। तो जैसे आप इसके आगे लगा हुआ देख रहे हैं, तो इसका अर्थ सीधे सीधे ये है कि ये सरकारी नहीं है। तो जब ये सरकारी नहीं है तो फिर ये कैसे स्कूल चलते हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे कि ये संस्था के थ्रू चलते हैं। दोस्तों, कोई संस्था इन स्कूलों को बनाती है और धीरे धीरे जब ये थोड़ा सा इस्टेब्लिश हो जाते हैं तो फिर इनको सरकार अपना फंड देती है, यानी वहाँ पर जो टीचर अपॉइंट होते हैं उनको सरकार अपनी तरफ से सैलरी देती है। तो दोस्तों, यहाँ के टीचर की सैलरी जो होती है वो पूरी सरकारी होती है। तो यहाँ पर जो सैलरी आपको मिलने वाली है वो बिल्कुल वही होगी जो सरकारी सैलरी होगी। इसके अलावा यहाँ पर छुट्टियाँ और बाकी चीज़ें भी सेम होती है जैसे कि सरकारी स्कूल में होती है, लेकिन दोस्तों इसका सिलेक्शन प्रोसीजर जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो इसमें बस मेन अंतर यही होता है कि ये संस्था द्वारा शुरू होते हैं और धीरे धीरे बाद में इसको सरकार फंड देती है। इतना तो आप जान गए होंगे। इसके बाद चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इसमें एक विज्ञप्ति देख लेते हैं। ये एक उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक एग्जाम्पल है कैसे एडेड स्कूल की पोस्ट आती है अखबार में। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि चिल्ड्रन सीनियर एकेडमी जूनियर हाई स्कूल मंगलौर की ये पोस्ट है। यहाँ पर दिनांक आप देख रहे होंगे 21/11/2021 को ये आई हुई है। तो यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे, एलटी की ये पोस्ट है। सहायक अध्यापक के कुल पद आए हुए हैं। 5 पद टोटल हैं, जैसे जिनमें एक हिंदी का पद है, एक अंग्रेजी का पद है, 2 गणित के पद हैं और एक विज्ञान का पद है। तो ये 5 पद कुल हैं। अगर आप यहाँ पर वेतनमान पर गौर करेंगे तो लेवल 7 की ये पोस्ट आ जाती है। 44,900 से लेके 1,42,400 तक इसका वेतनमान होता है। यहाँ पर वो सारी चीज़ें लिखी हुई है जो मैं आपको वीडियो में समझाने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर आपको गौर करना होगा कि आवेदन पत्र जो है वो जिला शिक्षा अधिकारी, इसके बारे में अभी डिटेल से बात करूंगा कि ये क्या चीज़ है, तो यहाँ से आपको मिलने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो यहाँ से मैंने एक एक क्वेरी के लिए सब लिखा है। सबसे पहली बात करते हैं कि ये फॉर्म कहाँ से मिलते हैं। तो दोस्तों, ये फॉर्म मिलते हैं डीईओ ऑफिस से। जिस डिस्ट्रिक्ट के फॉर्म आए हुए हैं उसके जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से ये फॉर्म आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको फॉर्म चाहिए तो आपको जाना होगा कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी के पास। वहाँ पर आपको फॉर्म लेना होगा और उसके बाद आपको लगाना है ड्राफ्ट। दोस्तों, फॉर्म के बाद उसको भरने के लिए आपको लगाना है पोस्टल ऑर्डर या ड्राफ्ट। तो सबसे पहले आप फॉर्म लेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर पोस्टल ऑर्डर और ड्राफ्ट लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आप सारे डॉक्यूमेंट्स के, अपने सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो भी उस पोस्ट से रिलेटेड हैं उनको फ़ोटोकॉपी करा के उसमें रखेंगे। एक लिफाफा तैयार करेंगे और उस लिफाफे में एक तो ड्राफ्ट और एक जो आपने फॉर्म लिया था वो फिल करके पूरा फॉर्म, और वहाँ पर 10th से लेके जिस पोस्ट तक का आपने, अगर आप उनका लेक्चरर के लिए है तो आप पीजी भी रखेंगे उसमें, अगर आपका केवल एलटी के लिए है तो यूजी तक रखेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स प्लस बीएड। तो यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स आप भरकर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जितने दिन का दोस्तों उसमें टाइम दिया होता है उतने दिन के भीतर आपको जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में वो फॉर्म जमा करना होता है। और उस जिले का, जिस जिले में स्कूल निकला हुआ है वहीं से ये फॉर्म मिलेगा और वहीं उसी जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में ये जमा करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये तो हो गई इतनी बातें।
इसके बाद आते हैं यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है। तो दोस्तों सिलेक्शन के लिए क्या होता है, सबसे पहले जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर आपको गुणांक भरने होंगे। ये गुणांक दरअसल क्या होते हैं, इसको सबसे पहले जान लेते हैं। तो गुणांक दोस्तों क्या होता है कि जैसे आपकी 10th में परसेंट आई है, यहाँ पर ये क्या करते हैं कि 100 नंबर का पूरा मेरिट बनती है। तो इसमें क्या होता है, मैक्सिमम नंबर 100 होते हैं, फिर उन्होंने अलग अलग हिसाब से यहाँ पर गुणांक बांटे होते हैं। तो जैसे 10th के नंबर होंगे, उनके आगे लिखा होगा कि 0.75/10 से इसको मल्टीप्लाई करके अपने यहाँ पर परसेंट लिख लीजिए, जो भी परसेंट होगी उसका ये करके यहाँ पर नंबर लिख लीजिए। 12th का यहाँ पर लिख लीजिए, यूजी का यहाँ पर, बीएड का यहाँ पर, सीटेट का यहाँ पर, और पीजी का भी इसमें होगा। और इसमें अन्य दोस्तों अन्य चीज़ें भी होती हैं, जैसे अगर आपने प्रशिक्षण कहीं पर पढ़ाया है 2-3 साल तो उसका अनुभव का भी यहाँ पे नंबर जुड़ते हैं। अगर आपका एनसीसी एनएसएस है तो उसके भी नंबर जुड़ते हैं। और इसके अलावा अगर आप राष्ट्रीय स्तर के या तो खेल खिलाड़ी आप रहे हैं या आपने कोई खेल खेला है, इसके अलावा अगर आपने क्विज या कोई साइंस में परफॉर्म किया है तो वो भी यहाँ पर आप लगा सकते हैं, उसका भी आपको मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ पर टोटल जो 100 नंबर की मेरिट बनती है उसके आधार पर यहाँ पर जो हो सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पर जानते हैं सबसे पहले सिलेक्शन क्या होता है, मेरिट बनती है दोस्तों। सबसे पहले जब आप गुणांक लिख देंगे, सारे फॉर्म वहाँ पर डीओ ऑफिस में जमा हो जाएंगे, तो फिर वो क्या करेंगे, सारे कैंडिडेट्स की एक मेरिट बना देंगे। इसमें से क्या होगा कि जो टॉप 7 कैंडिडेट्स होंगे, तो जो टॉप 7 कैंडिडेट्स होंगे उनको वो इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। तो जब आपका मेरिट बन जाएगा तो उसके बाद आपको टॉप 7 कैंडिडेट्स, अगर आप टॉप 7 में हैं तो आपको कैंडिडेट कॉल आएगी इंटरव्यू के लिए। तो इसको आप कैसे जान सकते हैं, या तो वो आपकी वेबसाइट में डाल देंगे या तो वो जिस वेबसाइट से रिलेटेड है उस वेबसाइट में डाल देंगे। इसके अलावा आप वहाँ पर कॉल करके भी पता कर सकते हैं कि इसकी मेरिट कब बन रही है, इसका या जो भी है आप वहाँ पर कॉल करके पता कर सकते हैं। तो दोस्तों जब ये 7 कैंडिडेट्स की मेरिट इन्होंने बना ली, उसके बाद क्या करेंगे, इंटरव्यू के लिए सबको बुलाएंगे और वहाँ पर क्या होगा दोस्तों, फाइनल एक सिलेक्शन होगा। तो इंटरव्यू में क्या होता है कि जैसे आपका मेरिट बन गई है, फिर इंटरव्यू में 5 मार्क्स का शायद अब होता है, पहले तो ये 25 मार्क्स का इंटरव्यू होता था लेकिन अब सरकार ने इसको केवल 5 तक सीमित रख दिया है। तो यहाँ पर 5 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, तो 5 मार्क्स भी आपके गुणांक में जुड़ जाते हैं और फाइनल एक लिस्ट आती है। तो जिस उस लिस्ट में जो टॉप फर्स्ट पोजीशन वाला स्टूडेंट होगा उसको ही वो जॉब मिल जाएगी। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है, या हम कहेंगे इसकी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो ये है कि लाइफ टाइम आपको एक ही स्कूल में नियुक्ति होने वाली है। तो जहाँ पर आपकी नियुक्ति है वहीं से आपका रिटायरमेंट होना है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ इसलिए बन जाती है क्योंकि आप यहाँ पर अपनी पूरी प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर सकते हैं। आपको ये बार बार नहीं सोचना होगा कि आपका कहीं ट्रांसफ़र होने वाला है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको गुणांक के बारे में समझा दिया है, सिलेक्शन का प्रोसीजर मैंने आपको समझा दिया है। एक डाउट यहाँ पर स्टूडेंट के मन में ये रहता है कि आपको फॉर्म में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन कैसे रखना है। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट में मैंने आपको जैसे बताया कि एक तो ड्राफ्ट, दूसरा आपको लगाना है यहाँ पर जो फॉर्म आपने भरा, तीसरे आपको ये सारे डॉक्यूमेंट जो मैं अब बताने वाला हूँ वो सारे लगाने हैं, और चौथा यहाँ पर आपको स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी जरूर लगाना है। तो जानिए जैसे प्राइमरी में अगर वैकेंसी आई है 1 to 5 के लिए, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं। अगर आप यूजी साइंस आर्ट से हैं, साइंस से हैं या तो आर्ट से हैं, तो उसका सारा जो भी डॉक्यूमेंट है, जितनी भी मार्कशीट हैं। इसके अलावा अगर आपने डीएलएड बीएड किया है, या इसके अलावा आपका जो यूटेट सीटेट है। तो दोस्तों प्राइमरी में अगर आप भर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए और यही सारे डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। अगर आप एलटी की पोस्ट के लिए भर रहे हैं तो आपके पास बीएड होना चाहिए, यूटेट सेकंड होना चाहिए या सीटेट सेकंड होना चाहिए, इसके साथ यूजी तो होना ही चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट भी लगने वाले हैं। अगर आप लेक्चरर की पोस्ट के लिए भर रहे हैं तो दोस्तों आपके पास पीजी तो होना चाहिए और इसके अलावा आपके पास बीएड होना चाहिए। तो ये सारी जानकारियाँ यहाँ पर है। इसके अलावा अगर आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे बात करें तो जैसे एलटी हिंदी, तो एलटी हिंदी के लिए वो अभ्यर्थी बढ़ सकते हैं जिनके पास 12th में संस्कृत होगी। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में अक्सर छात्रों को डाउट होता है। तो अगर आप एलटी हिंदी के बारे में भरने की सोच रहे हैं तो आपके पास 12th संस्कृत से होना अनिवार्य है। अगर आप लेक्चरार हिंदी के लिए बात कर रहे हैं तो आपको बीए में संस्कृत के रूप में एक सब्जेक्ट होना ही चाहिए। इसके अलावा एमए हिंदी तो कंपलसरी है ही है। अगर आप एलटी साइंस के लिए भर रहे हैं, दोस्तों एलटी साइंस और मैथ्स दो अलग अलग पोस्ट होती है। अगर आप साइंस में भर रहे हैं तो यहाँ पर आपके सब्जेक्ट के रूप में जो बीएससी में होंगे वो जेडबीसी होना ही चाहिए। और अगर आप एलटी मैथ्स भर रहे हैं तो फिजिक्स मैथ्स दोनों सब्जेक्ट आपके पास बीएससी यानी
ग्रेजुएशन में होने चाहिए। तो दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन थी अशासकीय से जुड़ी हुई। इसके अलावा अगर आपकी कोई और क्वेरी या इससे रिलेटेड कोई भी और सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिए। अगर आपको अच्छे से समझ आया तो यस ज़रूर टाइप कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।